पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। यह पुष्पा 2 का ही डायलॉग है और ऐसी ही ये फिल्म भी है। पुष्पा ने पहले बोला था कि वो एक फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन अब वो वाइल्ड फायर बन चुका है। पुष्पा 2 में एक चीज कूट कूट कर भरी हुई है और वो है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराइए मत, पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होकर निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस इंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौके दिए बिना आपको लगभग 3.5 घंटे इंटरटेन करे तो वो कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है ताकि सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे और फलता फूलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पुष्पा 2 मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहां पर की शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जो है वो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थी और साथ ही पुष्पा भाव भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने देखा तो उन्होंने पुष्पा भाव को उल्टा टांग दिया था, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाव ने अपने हाथ छुड़ाए और इन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल में इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रखी, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाव को ही यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाव इन लोगों से एक बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिर में पुष्पा भाव को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। लेकिन तभी मालूम चलता है कि ये महज एक सपना था। तो अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाव सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजा जाना चाहिए ये सब कुछ पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर के रूप में उनके साथ मिल जाता है और जब वो वहाँ पहुंचा तो इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाया करता था क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा भाव सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने जंगल में बुरी तरह से मारा पीटा था, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड थे। ये देखकर पुष्पा भाव पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी लोगों को लेकर चले जाएंगे तो साथ ही हमारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर पुष्पा भाव इनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों को वो देगा, मतलब कि आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सभी का रिटायरमेंट कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाव ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा भाव इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीबी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और भगवान की मूर्ति के लिए जब कुछ गहने और मुकुट लेकर जाती है तो उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को उनसे मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने वाला था, इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो सीएम के साथ फोटो खिंचा कर लाना ताकि हम उसे फ्रेम करा कर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था
लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वहां कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाता है। उनका मानना ये है कि जूती जो है वो पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहना करते। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी थी। ये देखकर यहाँ पर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप सीएम होते तो क्या आप भी मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते, जिस पर कि सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही सिद्धप्पा से कहा था कि वो सेंट्रल मिनिस्टर से मिले। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ रुपए थे। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें बचाना होगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं मिल जाते। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वो सिद्धप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं रहा बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से किया करता था, जिसके बदले में उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए मिला करते थे। लेकिन अगर वो इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकता है प्रत्येक टन पर। तो ज्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वो तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात होती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से। वहां वो लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 कुंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो अगर पुष्पा 5000 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो उसे 2000 करोड़ लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करनी होगी। तब वो अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियां चाहिए हैं। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो हैं वो लाल चंदन की लकड़ियों की जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबरों को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात कुछ ऐसी है कि मंगल सीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब ये बात मालूम चली तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं की और उस सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर भंवर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मंगल सीनू चाह रहा था कि बस वो उसे डराए धमकाए। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल सीनू और यहीं के कुछ लोग जो हैं वो सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता है। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले और सभी के सामने सॉरी कह दे, क्या तुम तब उसे माफ कर पाओगे? ये सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही ओके कह देता है और कहता है कि एक पार्टी का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। तो पार्टी के दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को ये देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। क्या वो आज झुकने वाला था? तो पुष्पा सिद्धप्पा, श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उससे माफी मांगने के लिए कह देते हैं।
पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो ये आवाज रिकॉर्डिंग तक कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शॉक्ड थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि वो तो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसे इतनी तेज गुस्सा आती है कि वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की कार को एक सॉलिड टक्कर मारता है, तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है और फिर पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने भी नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, 2000 कुंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वो देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ एक लकड़ी भी हाथ लग गई तो मैं जिंदगी भर मजदूरी करूंगा। ये सुनने के बाद भंवर सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहां से भी गाड़ियां गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि जो ब्रिज है उसके नीचे जो नदी है वो पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया था कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक जो है वो नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो है वो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉट गन लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके ये सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवर को वहां से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर भंवर सिंह, मंगल सीनू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो तो एंजॉय कर रहे थे। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह भी दी थी कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नॉर्मल लकड़ियां हैं, मतलब कि यहाँ पर भंवर सिंह फूल बन गया था। पुष्पा ने उसके पास एक फूल भी भेजा था, लेकिन भंवर सिंह कहता है कि मैं अकेला फूल नहीं बना हूँ, बल्कि मंगल सीनू और उसकी वाइफ भी फूल बनी है, मतलब कि हम तीनों ही फूल बने हैं। पुष्पा यहाँ उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं है वो, बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही सारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वो माता काली के एक फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा जो है वो काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक सॉलिड तांडव करता है। ये सीन इतना ज्यादा शानदार है दोस्तों कि रोंगटे खड़े कर देता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वो किसी दूसरे घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, वो उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। ये सारे एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे, क्योंकि सारे एक्शन इमोशन से भरे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता है। श्रीवल्ली को जब ये सारी बातें सुनाई थी तो उसने यहाँ पर मुरली को बहुत ही ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी और मिसबिहेव किया था उन लोगों को मुरली ने अधगंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सीनू और उसकी बीबी और भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 से 5000 करोड़ रुपए की फंडिंग आने वाली है।
और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तब सीएम उन्हें तुरंत ही आदेश दे देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस कर जाने से रोके। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंच तो जाता है, लेकिन वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भंवर सिंह शेखावत इनका पीछा भी करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता है। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भंवर सिंह शेखावत का अब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब उनके पास सरकार भी नहीं रहेगी, सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है, और उसने काफी शराब पी हुई थी तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया और न ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सिद्धप्पा बन चुका था सिर्फ और सिर्फ पुष्पा की वजह से, क्योंकि उसने सारे एमएलए खरीद लिए थे। और जैसा कि पुष्पा ने वादा किया था कि 24 जुलाई को उसके घर पर सीएम खुद आएंगे और वो उसके साथ खाना भी खाएंगे और फोटो भी खिंचाएंगे। तो आज 24 जुलाई थी, सिद्धप्पा यहाँ आता है, फोटो खिंचाता है और सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी एक फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ। और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है, सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो भले ही सिद्धप्पा सीएम जरूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने पूजने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी, मतलब कि मुरली की पत्नी जो है, वो पुष्पा के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहां लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें रप्पा रप्पा करके जान से मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है, जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी ना करे, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर वो उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वो वहां पहुंच भी जाता है। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो शॉर्ट गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा आया था और फिर वो उड़ उड़कर इन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। दोस्तों ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। पुष्पा 2 अगर एक बहुत ही बड़ी सुपरहिट फिल्म होती है और अगर किसी से पूछा जाए कि आपको फिल्म में सबसे अच्छा क्या लगा तो वो इसी फाइट एक्शन सीक्वेंस के बारे में बताएगा। ये सारे एक्शन सीक्वेंस रोंगटे खड़े कर देने वाले थे क्योंकि इन सारे एक्शन में इमोशन मौजूद थे। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वो तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने के लिए आया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है
कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाऊ इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है, वो भी पिता समेत। ये देखकर पुष्पा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बीच आजू बाजू भीड़ लग जाती है उसे चुप करने के लिए, क्योंकि पुष्पा को ऐसा रोता हुआ किसी ने भी बहुत कम देखा था। बाद में पुष्पा भी इन्हें माफ कर देता है और फिर अपनी पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और अब आगे बढ़ चुके थे। और यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा जो है वो मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। वो आदमी कौन था ये नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसका नाम है पुष्पा द रैम्पेज। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से मास इंटरटेनर है। हर एक फ्रेम इंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के एक्शन सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकता नहीं है और फिर जो होता है उसको बवाल कहते हैं। ये फिल्म ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अखरती नहीं, बल्कि लगता है कि और कुछ भी होता तो मजा आ जाता। ये सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास है और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा। और अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उनका स्वैग कमाल का है, वह हर फ्रेम में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए बहुत कुछ बड़ा करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपनी छाप छोड़ जाती है। फहाद फासिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की हीरोगिरी तभी निकल कर आती है जब विलन जानदार हो, और यहाँ पुलिस वाले के किरदार में फहाद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है और सुकुमार की राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार हैं। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया, स्वैग और इंटरटेनमेंट, और वो कामयाब रहे। वो जो बनाना चाहते हैं उससे भटके नहीं, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले ताकि एक सीन देखकर दर्शक हैरान हो और सांस ले, उससे पहले दूसरा कमाल का सीन आ जाए। और डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 1 द राइज में अपने हीरो के बिहेवियर, उसके तौर तरीके और एटीट्यूड का पूरा सेटअप कर दिया था। पुष्पा 2 में ये बात अच्छी है कि ये हीरो के ट्रीटमेंट को उसकी ओरिजिनल बनावट के हिसाब से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।